इस बार के संसद सत्र में विपक्ष जिस समय संसद के बाहर यह हंगामा कर रहा था कि अमित शाह संसद के भीतर, सदन के भीतर क्यों नहीं आते हैं, जब वो संसद परिसर में आते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में आकर के वो जवाब क्यों नहीं देते और उनके पोस्टरों पर लापता लिख करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस समय अमित शाह देश को एक बड़े आतंकी हमले से बचाने की तैयारी में जुटे हुए थे। जब संसद सत्र चल रहा था उस दौरान भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया था और उसमें अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल, आईबी चीफ, रॉ चीफ, इन तमाम लोगों की एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से हुई बैठकों के डॉट्स को कनेक्ट करते हुए हमने ये बताया था कि ये जो बैठकें हो रही हैं इससे ये तय है कि देश में कुछ बड़ा हो रहा है जिसे रोकने की तैयारी में अमित शाह लगे हुए हैं। इस बार जब संसद सत्र आया था तो तीन चीजें महत्वपूर्ण थी। पहला, सरकार को एफसीआरए अमेंडमेंट को लेकर के बिल संसद में पारित करवाना था, महिला आरक्षण बिल पास करवाना था, परिसीमन को लेकर बिल संसद से पास करवाना था और इसको लेकर के बाकी पार्टियों के साथ गठबंधन से जुड़ी हुई तमाम औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई थी। ऐसे माना गया था कि सरकार ने 2/3 बहुमत की पूरी तैयारी कर ली है और इस बार संसद सत्र से ये सारे बिल पास करवाए जाएंगे। लेकिन पूरा सत्र बीत गया, इन तीनों में से एक भी बिल सरकार पास नहीं करवा पाई और ये कहा गया कि ये सरकार की एक बड़ी विफलता के तौर पर है। अब जब हम टाइमलाइन को फॉलो करते हैं, संसद सत्र चला है 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक और जिस आतंकी हमले को रोकने के लिए देश के अंदर 250 आतंकवादियों के नेटवर्क के जरिए जिस बड़े स्केल पर देश में सीरियल ब्लास्ट कराने की तैयारी थी, किसी दौर में जब गुजरात, महाराष्ट्र में जैसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे, इंडियन मुजाहिदीन ने करवाए थे, वैसे ही सीरियल ब्लास्ट कराने की फिर से जो तैयारी थी उसकी टाइमलाइन भी 20 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में थी। यानी कि जिस दौर में संसद का पूरा सत्र चला था उसी दौरान अमित शाह इस ऑपरेशन पर लगे हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि मामला क्या था। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अंदर क्या तैयारी की जा रही थी। तो मोटे तौर पर अगर हम सीजेपी का जो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट है उसको छोड़ देते हैं तो बड़े हमलों की सीरियल ब्लास्ट की तैयारी 15 अगस्त के दिन के लिए थी। उसके लिए देश के 14 राज्यों के अंदर अलग अलग जगहों पर धमाके करने की और अलग अलग जगह नेटवर्क इस काम कर रहा था। तैयारी क्या थी, योजना क्या थी? योजना ये थी माफी चाहूंगा, देश भर के अंदर सीरियल ब्लास्ट किए जाएंगे और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फायरिंग करके अफरा तफरी का माहौल बनाया जाएगा। जिन जगहों को टारगेट किया गया था उसमें सबसे पहले तो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर उसको टारगेट किया गया था। इसके अलावा देश के भीड़भाड़ वाले इलाकों पर जो रेड लाइट होती है, जो चौराहे होते हैं, वहां पर जब ज्यादा गाड़ियां एक जगह रुकी होगी तो कार के अंदर बम लगा करके उसको ब्लास्ट किया जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर फायरिंग करके अफरा तफरी की जाएगी। ये सब योजना थी। इसकी तैयारी के लिए शहजाद भट्टी गैंग जो आईएसआई के पैसों पर पलता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहता है, उन्होंने करोड़ों रुपए देश में खर्च किए थे। मैंने कई वीडियो इस पर बनाए हैं, पहले भी आप जाएंगे। मैंने कई बार आपको यह बताया है कि देश के अंदर पैसों की सप्लाई चेन पर कंट्रोल करने के लिए अमित शाह जिस हड़बड़ाहट में काम कर रहे हैं, इससे यह तय है कि देश में कुछ बड़ा हो रहा है जिसे रोकने की वो तैयारी में लगे हुए हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए गए। देश भर के इन 14 राज्यों के अंदर 200 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क तैयार किया गया। जिन इलाकों पर ब्लास्ट करवाने थे, जिन चौराहों पर ब्लास्ट करवाने थे, उनके आसपास की दुकानों में सीसीटीवी फुटेज लगवाए गए। ऐसे लोग तैयार किए गए जो सीसीटीवी फुटेज लगाने का काम करते हैं और उन दुकानों के आसपास, उन जगहों के आसपास सीसीटीवी फुटेज, चाइनीज कंपनियों के सीसीटीवी कैमरा लगाए गए जिनकी फीड पाकिस्तान में बैठे इनके आका लाइव फीड देख रहे थे कि उस चौराहे पर कैसी जगह है, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ यहां इकट्ठी होती है, किस टाइम ज्यादा भीड़ होती है और उन लाइव फीड के आधार पर कम्युनिकेशन किया जा रहा था। ड्रोन के जरिए पंजाब और राजस्थान के इलाकों में हथियारों की सप्लाई की गई थी। ये सारी की सारी तैयारी अमित शाह के सामने थी जिसे रोकना था। मैंने जंतर मंतर की बात की। जंतर मंतर पर थोड़े स्वास्थ्य खराब है इसलिए बार बार खांसी के लिए मैं माफी चाहूंगा। जंतर मंतर पर ये जो अपराधियों के पहुंचने और इस तरह की घटना को अंजाम देने का इंटेलिजेंस इनपुट अमित शाह के पास पहले से था। लिहाजा यह तय किया गया, अमित शाह और अजीत डोभाल की बार बार बैठकें हो रही थी, उसमें यह तय किया गया कि हम जंतर मंतर पर आने वाले हर व्यक्ति का आधार कार्ड चेक करेंगे ताकि कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति वहां पर छात्रों के बीच में जो अपनी प्रोटेस्ट कर रहे उसमें न जाए। जब पुलिस ने आधार कार्ड वेरिफिकेशन शुरू किया, ये अमर उजाला की खबर को मैंने सोर्स के तौर पर लिया है, प्रोटेस्ट के तीसरे दिन 22 जून के दिन क्या किया, जब
ये आधार कार्ड चेकिंग हो रही थी तो दीपके ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों से जंतर मंतर आने के लिए आधार कार्ड दिखाने को कहा गया है। जब भी पुलिस को कोई डाउटफुल व्यक्ति दिखता था तो उसको कहते थे कि आधार कार्ड दिखा, लेकिन उस आधार कार्ड का बड़े स्तर पर वो वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें अभिजीत दीपके पुलिस के साथ बहस कर रहा था, कह रहा था हमारे लोगों के आधार कार्ड क्यों चेक किए जा रहे हैं, ये लोकतांत्रिक जगह है, यहां पर आकर के प्रोटेस्ट किया जा सकता है। ये ईटीवी भारत की खबर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आधार कार्ड मांगने पर भड़के अभिजीत दीपके, कहा जंतर मंतर देश का एक लोकतांत्रिक प्रदर्शन स्थल है, यहां आने के लिए किसी वीजा की जरूरत थोड़ी है। आधार कार्ड मांगने पर वो भड़के, बाद में पुलिस को दबाव में आकर आधार कार्ड मांगने की अपनी जो बातें हैं उससे पीछे होना पड़ा और उसका फायदा अपराधियों को मिला। ये नहीं कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्र भी अपराधी थे, नहीं। अगर 10,000 लोग इकट्ठे थे तो उसमें कई लोग अपराधी प्रवृत्ति के गए। दिल्ली पुलिस ने जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम था उसके जरिए जो 2800 लोगों के चेहरों को आइडेंटिफाई किया और उन 2800 लोगों के जब डॉक्यूमेंट और हिस्ट्री को चेक किया गया तो उसमें 900 से ज्यादा लोग ऐसे निकले जो गंभीर आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोग थे और उनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर वो वहां आए क्यों आए थे उसका अंदाजा आप इस खबर से लगाइए, जिसमें पंजाब पुलिस ने एक खुलासा किया था। उन्होंने यह खुलासा किया कि आईएसआई बैक टेरर मॉड्यूल बस्टेड प्लान्ड अटैक एट जंतर मंतर। पंजाब पुलिस का यह खुलासा है। पंजाब पुलिस ने यह खुलासा किया कि जंतर मंतर पर आईएसआई बैक्ड 2 मॉड्यूल काम कर रहे थे जो वहां पर अटैक की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वो अटैक करने में कामयाब क्यों नहीं हुए। एयर इंडिया की खबर के मुताबिक इंटेंशन ऑफ कैरिंग आउट अटैक एट द प्रोटेस्ट साइट विद पेट्रोल बॉम्ब से वहां पर धमाके करके अफरा तफरी करके पुलिस और भीड़ के बीच में बड़ा झगड़ा करा के और दिल्ली को उपद्रव की आड़ में भेजने की तैयारी पूरी थी, लेकिन दे अबेंडन द प्लान आफ्टर फाइंडिंग हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट देयर। लेकिन वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की वजह से उनको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा और वापस पंजाब चले गए, जिसके बाद में पंजाब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पंजाब पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा, उनसे जो इंफॉर्मेशन मिली, हालांकि ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था, लोगों की भर्ती कैसे होती थी, इसको लेकर मैंने पहले ये भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको जाकर के जरूर देखिएगा। इन सबके बीच में मैंने जो संसद की बैठकों की बात की, अमित शाह की, एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ के साथ में, रॉ चीफ पराग जैन के साथ में लगातार बैठकें हुई। अमित शाह ने यूपी के 62 शहरों, हरियाणा के 52 इलाकों, दिल्ली की 51 जगहों और पंजाब के 44 ठिकानों पर आतंकवादियों की गतिविधियों की जानकारी की, निगरानी की। अमित शाह जब संसद में बैठे होते थे और जब विपक्ष हंगामा कर रहा था कि वो सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, अपनी ऑफिस में लगातार मीटिंगें करके क्या कर रहे हैं, तब वो अमित शाह ये काम कर रहे थे। इसके अलावा शहजाद भट्टी गैंग ने देश भर के अंदर 200 से ज्यादा आतंकवादियों की भर्ती की। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के जरिए सबको जोड़ा गया आपस में, यानी कि जिसको कोई ट्रेस ना कर सके। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर लगातार उनको टारगेट बता रहे थे कि किन किन जगहों पर तैयारी करनी, और तैयारी का दिन, धमाकों का दिन कौन सा तय किया गया था, 15 अगस्त। सीसीटीवी कैमरों के जरिए रियल टाइम की फीड उनको जा रही थी। पंजाब सीमा के रास्ते से हथियार गिराए गए थे। कुछ लोकल लोगों ने, स्थानीय सप्लायरों ने ग्रेनेड उपलब्ध करवाए थे। कार में बम लगाने की तैयारी थी, जैसा कि दिल्ली के लाल किले के आसपास जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में बम ब्लास्ट नहीं हुआ था पहले, साल डेढ़ साल पहले, वैसा ही भारी ट्रैफिक के दौरान रेड लाइट पर विस्फोटक की योजना बनाई गई थी और इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों पर फायरिंग के जरिए अफरा तफरी की तैयारी थी। अब सवाल ये उठता है कि इन आतंकवादियों की भर्ती होती कैसे थी, तो उस भर्ती को लेकर के मैंने कल ही एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको जाकर के ये वीडियो जरूर देखिएगा। 12 मिनट और 30 सेकंड का वीडियो है कि ये कैसे नेटवर्क काम करता था, कैसे सोशल मीडिया के जरिए भारत के लोगों की भर्ती की जाती थी, फिर उनको कैसे कुरियर बॉय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, फिर उनको कैसे अगले स्टेज पर लाया जाता था, उन तक पैसा कैसे पहुंचता था, वो सारा नेटवर्क कैसे काम करता था, शहजाद भट्टी की इमेज पाकिस्तान में कैसे आईएसआई ने बनाई, उन तमाम चीजों को मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया है, जाकर के चैनल पर जरूर देखिएगा। आखिरकार जब लगातार 20 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक लगातार सारा मेहनत करने के बाद में, इंटेलिजेंस एजेंसियों की मेहनत से, अमित शाह की मेहनत से, अजीत डोभाल के इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए, आईबी और रॉ की तरफ से आने वाले इंटेलिजेंस के जरिए, आईबी और रॉ में फर्क ये समझ लीजिए, रॉ हमारे देश के बाहर की जो जासूसी है उसको इकट्ठा करती है और आईबी का काम होता है देश के भीतर की इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने का काम आईबी का होता है। तो इन सारे कामों के जरिए जब 10 तारीख तक सारा तैयारी हो गई, अब एक एक आतंकवादी को आइडेंटिफाई कर चुके थे, एक एक जगह पर हथियार कहां पर है ये आइडेंटिफाई किया जा चुका था, पैसे कहां से आ रहे हैं, और रियल टाइम एक एक व्यक्ति पर जब नजर रखी जाने लगी, जो आतंकवादी ग्रुप के 253 के लगभग लोग जो आइडेंटिफाई किए गए, अब पता चला कि अब हमने सब कुछ तैयारी कर ली है, सबका एक एक
जो जानकारी जुटा ली है, कौन कहां है, कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्या तैयारी कर रहा है। और 15 अगस्त चूंकि उनके धमाके का दिन तय था, इसलिए 10 से 12 अगस्त के बीच में इन सारे लोगों पर एक साथ रेड की गई। अगस्त के बीच नई दिल्ली में 3 रातों तक लगातार ऑपरेशन चला, जिसकी मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग अमित शाह और अजीत डोभाल ने की। 14 राज्यों में एक साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन रेड की गई और 253 आतंकवादियों को पकड़े गया। इन कार्रवाइयों का मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग अमित शाह ने की थी। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि जिस समय प्रोटेस्ट चल रहा था, हालांकि इस कार्रवाई के बाद में 250 लोगों के पकड़े जाने के बाद में शहजाद भट्टी का भी जवाब आया और उन्होंने कहा कि आप मेरे 300 लोगों को पकड़ोगे, आपकी गलियों में मेरे 3000 लोग खुले घूम रहे हैं। इफ यू हैव अरेस्टेड 300 आई हैव 3000। वो कह रहे हैं कि आप 300 पकड़ोगे, हमारे 3000 लोग आपकी गलियों में खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर में जब 12 अगस्त को ऑपरेशन पूरा हो गया, आपको याद होगा कि संसद 13 अगस्त तक चली है। एक दिन पहले 12 अगस्त को अमित शाह ने मीडिया एजेंसियों को बुला करके पीटीआई और एएनआई को बयान दिया और कहा कि मैं संसद में हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। 3 बजे तक विपक्ष जो भी नोट देना है लोकसभा स्पीकर को दे दे। मैं आज 3 बजे से लेकर के कल 3 बजे तक 24 घंटे लगातार संसद में बैठूंगा, हर बयान को सुनूंगा, हर बात का जवाब दूंगा। तब बहुत से बीजेपी या सरकार के समर्थक लोगों ने भी आलोचना की कि आप पूरा संसद सत्र बर्बाद कर चुके हो। एफसीआर हाथ से निकल गया है, महिला आरक्षण वाला बिल हाथ से निकल गया है, परिसीमन वाला बिल हाथ से निकल गया है। अब आखिरी दिन आप आकर के कह रहे हो मैं तो सब सुनने को तैयार हूं, तो फिर पहले ही आ जाते ना। अब जब जाकर के ये बात सामने आई, तब लोगों को समझ में आया कि असल में अमित शाह कहां बिजी थे। और 12 तारीख को, 10 से 12 तारीख के बीच में जब ऑपरेशन चला, 10 तारीख की रात, 11 तारीख की रात और 12 तारीख को जब ऑपरेशन चला और ऑपरेशन पूरा हो गया, अमित शाह जब अपने ऑपरेशन से फ्री हो गए, तब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कह दिया कि भाई अब मैं संसद में हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, अगर विपक्ष के लोग चाहते हैं तो। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स जरूर अपनी राय दीजिएगा। और एक मेरी विशेष अपील, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।